ज्ञान विविधता चैनल में मैं रुक्मिणी शर्मा स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे जो हमने पीछे वाली कक्षा में अधूरा छोड़ा था, उससे आगे है वो पढ़ते हैं। कक्षा 11 की बात कर रहे थे हम। कक्षा 11 का अध्याय नंबर है 14। सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता थी, बड़ी ही सुंदर कविता का अध्ययन है वो हम कर रहे थे। संध्या के बाद का वर्णन है वो हम कर रहे थे। तो इसके हमने 6 पैराग्राफ है वो पीछे की कक्षाओं में है उनका अध्ययन कर लिया है। आज हम 7वें पैराग्राफ से है वो आगे की पद व्याख्या है वो हम देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये आप सभी जानते हैं कि संध्या के बाद का जो समय होता है, ग्रामीण परिवेश में किस तरह के परिवर्तन है वो देखने को मिलते हैं। किस तरह के लोग हैं वो अपने मन की विषाद, अपने मन की भावनाओं को प्रकट करते हैं और किस तरह के स्वप्न वो देखते हैं, उस सबका मनोहारी वर्णन है कवि पंत जी है वो इस कविता के माध्यम से वो आपके सामने यथार्थ रूप में रखना चाहते हैं। एक प्रगतिशील चेतना की ये कविता है। तो ये प्रगतिशील चेतना की कविता है कि किस प्रकार से है। इसमें देखिए मार्क्सवाद का प्रभाव भी है वो भी देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से समाज में 2 प्रकार के वर्ग होते हैं। एक शोषित वर्ग होता है, एक शोषण करने वाला होता है। तो उस तरह की भावनाओं को गाँव के लोग हैं वो किस तरह से अपने विचारों में उसे लाते हैं और उनका दुख है वो किस तरह से बाहर निकल कर आता है। उस सबका परिवेश का सुंदर यथार्थ चित्रण है। कवि पंत जी ने बड़ी ही सुंदर कविता है इनकी, इसके माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो हम पढ़ते हैं आगे कि जाड़ों की सुनी द्वाबा में झूल रही निसी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग गृह तरु तट लहरी, विरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते कुकर, हुआ हुआ करते सियार देते विषम निसी बेला को स्वर। देखिए कितनी अच्छी, यहाँ देखिए कुछ एक आध शब्द है जिनका अर्थ है वो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बाकी बड़े ही सरल शब्दों में इन्होंने पुरुषार्थ गुण का प्रयोग करते हुए बड़े सुंदर कविता है इन्होंने लिखी है पंत जी ने। कि जाड़ों का मतलब आपको पता ही है, सर्दी का जो मौसम होता है उसके लिए आता है जाड़ों की। तो जाड़ों की सुनी द्वाबा में यानी शीत ऋतु की जो वर्णन है उसका करते हैं कि शीत ऋतु में गांव का वातावरण है वो किस प्रकार का होता है, किस प्रकार के परिवर्तन वहां देखने को मिलते हैं। कि जाड़ों की सुनी द्वाबा में अब जो सर्दी की रात्रियां होती है, सर्दी की शाम होती है वो कैसी होती है, सुनी मतलब सुनसान होती है। कि जब देखिए सर्दी होती है तो सब लोग अपने घरों में है वो दुबक जाते हैं, बैठ जाते हैं और गाँव में तो वैसे ही बहुत कम लोग हैं वो बाहर निकलते हैं, सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। तो उन्हें इतने समय नहीं मिलता है कि वो बाहर आके घूमे या शहर के जैसे उनका वातावरण है वो नहीं होता। तो एक सुनसान जो देखा जा सकता है वो कहाँ, गाँव की गलियों में देखा जा सकता है। तो जाड़ों के सुनी द्वाबा में कि ये जो शीत का जो सुनहरा प्रकाश होता है, द्वाबा होती है, आभा होती है, उसकी सुनी में झूल रही निशी छाया गहरी। निशी यानी होता है रात्रि, छाया की यानी कि जो रात्रि की छाया है वो और कैसी होती जा रही है, गहरी होती जा रही है। यानी कि सर्दी की जो रात्रि होती है वो गांव में उसमें जो उसका अंधियारा है, उसके जो अंधकार की छाया है वो और अधिक गहरी होती चली जाती है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, निष्प्रभ मतलब है कि दुखी होकर, कि व्यक्ति हैं कि अपने विषाद में, अपने दुख में, अपने मन की जो उदासी है, मन का जो भाव है उसमें डूबते चले जा रहे हैं। न केवल मनुष्य बल्कि वहाँ के खेत है, बाग है, गृह है, गृह यानी घर, तरु यानी कि पेड़ और तट यानी कि तालाब होते हैं, नदियाँ होती हैं, उनका किनारा और लहरें हैं, वो सब है वो किसमें डूब रही है, एक दुखी विषाद में, एक दुखी विषाद में डूबते हुए से दिखाई दे रहे हैं। न केवल मनुष्य है वो विषाद में रहते हैं बल्कि वहाँ के यानी कहाँ के, गाँव के जो खेत है, बाग है, घर है, पेड़ है, तट है, लहरें हैं, वो सब एक विषाद में डूबे हुए अपनी कहानी कहते हुए से प्रकट हो रहे हैं। विरहा गाते गाड़ी वाले, और ऐसी जो सुनसान रातें होती हैं जिसमें केवल चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा होता है, ऐसे में जो विरहा का गीत गाते हैं गाड़ी वाले जो होते हैं, जो अपनी धीमी धीमी गाड़ी चलाते हुए अपने घरों तक जा रहे होते हैं, अपनी मंजिल तक जा होते हैं, तो ऐसी रात्रि में वो कैसा गीत गाते हैं, विरह की गीत गाते हैं, दुखी के गीत गाते हैं, सैड सॉन्ग है वो सुनाते हुए जाते हैं, उनके गुनगुनाते हुए वो जाते हैं। भूख भूख कर लड़ते कुकर, कुकर से मतलब है कुत्ते और उनके बच्चे है ना, कुकर कुत्ते कुत्तों के लिए आया है। तो भूख भूख कर लड़ते कुकर, और ऐसे सुनसान रातों में जो सर्दी के कारण न केवल मनुष्य है, मानव है,
हुआ करते शियार, और शियारों की जो आवाज है वो सुनसान रात्रि में हुआ करके है, वो शियारों की आवाज है वो सुनाई देती है। जो विषण यानी दुख की इस विषाद में रात्रि में कि जो वेला है इसको एक मानो स्वर दे रहे हो। देखिए मैंने बताया ना कि सुनी से मतलब है सुनसान निर्जन, ऐसा लग रहा है कि सन्नाटा पसरा हुआ। तो हुआ करते जो शियारों की आवाज है ऐसा लग रहा है, जो दुखी रात्रि है, जो विषाद में रात्रि है, जो सुनी रात्रि है, सन्नाटा पसरी हुई रात्रि है, उस रात्रि की बेला को मानो स्वर दे रहे हो, उसमें हलचल पैदा कर रहे हो, उसमें चंचलता लाने का प्रयास है वो कर रहे हो। कौन है? शियारों की हुआ करती आवाज और कुत्तों की भूख कर लड़ती हुई जो आवाज है, मानो उसे दुखी बेला को है वो रात्रि की जो बेला है उसमें एक स्वर देने का प्रयास है वो कर रहे हो। अगला पैराग्राफ देखते हैं। माली की मंडई से उठ नभ के नीचे नभसी धुमाली, मंद पवन में तिरती नीली रेशम किसी हल्की जाली, बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी, मौन मंद आभा में हिम की ऊँग रही लंबी अंधियारी। बहुत अच्छा वर्णन यहाँ कि माली की मंडी होता है कि उसके जो छोटी कुटिया नुमा जो उसका घर होता है माली का। अब देखिए गांव में है तो चारों तरफ गरीबी फैली हुई है, दरिद्रता फैली हुई है, लोग है वो दुखी है। तो ऐसे ही एक माली के घर का वर्णन करते हैं कि माली की मंडी यानी मंडी से मतलब उसकी छोटी कुटिया नुमा जो घर है, छोटा एकदम छोटा कुटिया नुमा जो घर है उससे क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है। धुमाली मतलब धुआं, हल्का धुआं उठ रहा है, मानो ऐसा लग रहा हो कि माली की जो छोटी सी कुटिया है उसमें खाना बनाने के लिए चूल्हा जलाया गया हो, तो उससे नभ के नीचे यानी आसमान के नीचे वो नभ सी धुमाली। अब देखिए शीतकालीन जो रात्रि होती है तो हम देखते हैं कि आप सभी परिचित होंगे कि शीतकालीन जो रात्रि होती है उसमें जैसे जैसे रात गहराती जाती है तो आसमान में भी रात्रि में भी हल्का धुआं सा हमें महसूस होता है। ऐसा लगता है जब हम शीतकालीन रात्रि को देखते तो ऐसे लगता है कि मानो चारों तरफ धुआं ही धुआं हो। तो नभ के नीचे यानी आसमान के नीचे और नभ सी धुमाली यानी आसमान में जो धूम यानी होता है धुआं, जो धुमाली यानी हल्का धुआं जो छाया रहता है वैसा ही धुआं है वो कहाँ से उठ रहा है? माली की मंडई से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। माली की जो छोटी कुटिया है उससे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मंद पवन में तिरती, मंद पवन यानी धीमे धीमे चलने वाली हवा कि में तिरती नीली रेशम किसी हल्की जाली, और जो धुआं है माली की मंडई से उठ रहा है, उसकी छोटी कुटिया से उठ रहा है, वो कैसा लगता है कि मानो हल्की पवन में हल्की धीरे धीरे चलने वाली हवा में वो तैर रहा हो। और कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है मानो नीली रेशम की हल्की जाली है वो बुन दी गई हो आसमान में यानी नभ के नीचे, और माली की मंडी के ऊपर है वो ऐसा लग रहा है कि मानो नीले रेशम की हल्की जाली नुमा परत है वो छा गई हो, या हल्की जाली नुमा परत है वो बिछा दी गई हो, ऐसा लग रहा है। किसको देखकर? धुएं को देखकर, जो कहाँ से उठ रहा है? माली की मंडी से उठ रहा है। बत्ती जला दुकानों में बैठे सब कस्बे के व्यापारी। अब देखिए शीतकालीन रात्रि है, हल्का जब अंधेरा होता है, संध्या के बाद का वर्णन कर रहे हैं। तो जो बत्ती जलाकर दुकानों में ऐसी बड़ी लाइटें नहीं है, शहरों की तरह ऐसे फोकस करने वाली लाइटें नहीं है, वहाँ हल्की बत्ती जलती है। तो हल्की बत्ती को जलाकर दुकानों में सारे कस्बे के व्यापारी हैं वो बैठे हुए हैं, अपनी अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं। मौन मंद आभा में, मौन यानी चुप, और मंद यानी कि हल्की, आभा यानी कि हल्की जो ज्योति है, हल्की जो किरण है, हल्के जो प्रकाश है। बताया ना कि बत्ती जला, मैंने बताया कि बत्ती भी कैसे जलती है? वहाँ हल्की बत्ती, हल्की रोशनी देने वाली, हल्की आभा फैलाने वाली। तो मौन और ऐसे मंद आभा में वो क्या है? चुप है। क्यों चुप है? क्योंकि उनके जो कस्बे के व्यापारी है वो शहरों के व्यापारी जैसे नहीं है, उनकी दुकानें खूब अच्छी चलती हो, वो व्यापारी से महाजन बन जाते हैं, बनियों से महाजन बन जाते हैं, ऐसा नहीं है उनके तो बस जैसे तैसे अपना गुजारा है, बड़ी मुश्किल से होता है। तो ऐसे में वो उस हल्की आभा में क्या है? मौन है। हिम की ऊँग रही लंबी, और हिम यानी होता है बर्फ, ठंडी, ठंड के लिए आता है, ठंडाई के लिए आता है, हिम बर्फ के लिए आता है। तो ऐसा लग रहा है कि अब सर्दी की जो रात्रि है वो कैसे, हम सभी जानते हैं लंबी होती है, लंबी रात्रि। तो हिम की ऊँगना मतलब होता है कि वैसे आलस्य में रहना, आलस्य में रहना। तो ऐसा लगता है कि मानो शीतकालीन जो रात्रि है, जाड़ों की जो रात्रि है वो बहुत अधिक लंबी हो गई है,
छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने, दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। बड़ी अच्छे बहुत ही तुकबंदी के साथ यहाँ कि धुआं अधिक देती है टीन की डिबरी। अब देखिए टीन की डिबरी कहते हैं कि आप सभी ने शायद देखे होंगे, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में है कि शायद ही ऐसा कोई घर हो जहाँ ये नहीं जानते हो कि टीन की डिबरी है वो क्या होती है। जो हम जिसे हम चिमनी बोलते हैं, अपनी मारवाड़ी लैंग्वेज में देखें, अपनी मारवाड़ी भाषा में देखें, अपनी मातृभाषा में देखें, तो जो चिमनी जिसे बोलते हैं कि जो एक टीन की लोहे की बनी हुई होती है छोटी, और जिसमें बत्ती डाली हुई होती है, वो जो मिट्टी का तेल होता है, केरोसिन जो होता है, उसको डालकर उसको जलाया जाता है। तो उसी टीन की डिबरी की बात यहाँ कर रहे हैं। जो अक्सर गाँव में देखिए लालटेन तो होती है, एक लालटेन होती है, थोड़ा उसका आकार बड़ा होता है, एक डिबरी टीन की डिबरी से होता है, छोटी जो चिमनी होती है उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि धुआं अधिक देती है। टीन की डिबरी है वो घरों में जलाई गई है। अब सब गाँव में अधिकतर गाँव ऐसे का वर्णन यहाँ कर रहे हैं कि जहाँ पर लाइट की पूर्ण व्यवस्था नहीं होने के कारण है, लोग है वो क्या जलाते थे, चिमनी जलाते थे उजाला करने के लिए। चिमनी जलाते थे जो कम करती उजाला, जो उजाला तो कम करती है बल्कि क्या अधिक करती है, धुआं अधिक देती है। उसकी जो बत्ती होती है उससे धुआं निकलता रहता है। तो जो टीन की डिबरी है प्रकाश के लिए जलाई जाती है गाँव में, वो धुआं अधिक देती है, कम करती उजाला। उजाला तो कम करती है लेकिन धुआं अधिक देती है। मन से कट अवसाद शांति, और ऐसा लग रहा है कि मानो चिमनी से निकलने वाला जो धुआं है, ऐसे लग रहा है कि वहाँ के जो ग्रामीण परिवेश में जीने वाले जो लोग हैं, मानव है, उनके मन का कटना मतलब होता है बाहर निकलना। देखिए ये ग्रामीण भाषा का शब्द है ये कट। तो मन से कट अवसाद, अवसाद ये नहीं होना है पीड़ा कष्ट, उनके मन का दुख। ऐसे लग रहा है कि मानो उनके मन का जो अवसाद है, उनके मन की पीड़ा है, उनके मन का दुख है, वो धुएं के माध्यम से निकल रहा हो, कट रहा मतलब निकल रहा हो, बाहर आ रहा हो। शांति उन्हें आंखों के आगे बुनती जाला। और ऐसा लग रहा है कि मानो जो देखिए हम देखते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि जो धुआं जब निकलता है तो वो धुआं काला धुआं निकलने के बाद है ऊपर जाकर वो फैल जाता है। कैसा है कि जैसे बारीक बारीक जालीदार नुमा उसमें फैल जाता है। तो कहते हैं आंखों के आगे बुनती जाला। वो जो काला धुआं है वो उनकी आंखों के आगे दुख और विषाद कष्ट का जाला सा बुन देती है। छोटी सी बस्ती के भीतर लेन देन के थोथे सपने। अब गांव की बस्ती छोटी सी है, वहाँ ऐसे अब व्यापारी भले ही इकट्ठे होकर बैठ जाए, अपनी दुकानें खोल के बैठ जाए, लेकिन वो लेन देन के थोथे सपने ही भले देख ले, वो सपने उनके पूरे होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि बस्ती कैसी है, छोटी बस्ती है, और छोटी बस्ती है तो उसमें कितने लेन देन का हिसाब होगा, तो बहुत कम लेन देन का हिसाब होता है। तो छोटी सी बस्ती के भीतर, उस छोटी सी बस्ती के अंदर है लेन देन के थोथे सपने ही देख सकते हैं। व्यापारी हैं, वहाँ के दुकानदार हैं जो अपनी छोटी मोटी दुकान को लेकर बैठे हैं, वो केवल थोथे सपने ही देख सकते हैं। दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। और दीपक की जो लो है, दीपक की जो आभा है, जो उसकी चमक है, बस वो उस चमक को देखते हुए ही अपने सुख और दुख है ऐसे लग रहा हो मानो उस दीपक की जो लो है, दीपक की जो आभ है, उसके चारों तरफ उनके सुख दुख है वो मंडरा रहे हो, घूम रहे हो, इतना ही है वो कर पाते हैं। तो दीपक के मंडल में मिलकर मंडराते गिर सुख दुख अपने। तो कहते हैं कि दीपक के चारों, जिस प्रकार दीपक की जो छोटी सी आभा है, छोटी सी लो है, उसके सामने ही, उसके इर्द गिर्द ही मानो उनके सुख और दुख है वो मंडरा रहे हो। अगला देखते हैं पैराग्राफ। अगला पैराग्राफ देखते हैं। कंप कंप उठते लोग के संग कातर उड़ क्रंदन मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके जो गोपन मन को दे दी हो भाषा, लीन हो गई क्षण में बस्ती मिट्टी कपड़े के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गए सब ब्याज मूलधन। देखिए अब बताया था कि पिछला जो पैराग्राफ था उसमें देखा था कि बस्ती कैसी है, छोटी बस्ती है, और छोटी बस्ती है तो जो व्यापारी बैठे हुए हैं, जो दुकान लगा के दुकान बैठे हैं, छोटे दुकानदार बैठे हुए हैं, तो उनकी इतनी अधिक आय है वो नहीं होती है, क्योंकि बस्ती छोटी है तो खरीदने वाले कम होते हैं, कम लोग होते हैं। तो वही बात उसके जो व्यापारी है उसके मन की पीड़ा को कवि पंत जी है इस पैराग्राफ के माध्यम से व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि कंप में उठते लोग के संग। अब जो दिया जो जल रहा है, जो टीन की डिबरी जल रही है, उसकी जो मंदिर लो
क्रंदन का अर्थ होता है हृदय, हृदय के लिए आता है। और क्रंदन यानी हृदय की जो पीड़ा है, हृदय की चीख, क्रंदन यानी चीख पुकार। तो ऐसे लगता है कि मानो बेबसी वाली, लाचारी वाली उसके हृदय का जो क्रंदन है, हृदय की जो ध्वनि है, हृदय की जो आवाज है वो मूक निराशा। और किस रूप में निकल रही है? मूक होकर और निराशा के भाव से है वो निकल रही है। किसको देखकर ऐसा लगता है दीपक की उठती हुई लौ के समान। जैसे दीपक की लौ है वो उसमें कंपन होता रहता है, कंपाती रहती है, वो स्थिर नहीं रहती है, ऐसे हल्की हवा के साथ वो हिलती रहती है। तो वैसे ही जो गांव के जो व्यापारी है, दुकानदार है, उनके मन का जो पीड़ा है, उनके हृदय के जो चीख पुकार है, मूक भाषा में मौन होकर, निराश होकर, और किसके संग? दीपक के लौ के संग कातर स्वर में और ऐसे बिलखते हुए स्वर में, लाचारी के स्वर में निकलती हुई दिखाई देता है उनके मन की पीड़ा। क्षीण ज्योति में चुपके जो गोपन को दे दी वो भाषा। और उस दीपक की लौ को देखकर, कंपन दीपक की लौ को देखकर ऐसा लगता है कि मानो क्षीण ज्योति, क्षीण यानी कि कमजोर होती हुई जो ज्योति है, कमजोर होती हुई जो प्रकाश है, जो आभा है, उसमें चुपके से मानो उसने गोपन यानी कि गुप्त रूप से मानो उसके मन की पीड़ा को एक भाषा दे दी हो। यानी कि दीपक की जो टीन की डिबरी है, दिया जो जलाया गया है, उसमें उनके मन की जो पीड़ा है उसको मानो कि एक गुप्त रूप से उसको एक भाषा दे दी हो, एक गोपन रूप से उसको एक परिभाषा के रूप में परिभाषित कर दिया हो। ऐसा लगता है लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन। और कहती है कि क्षण में ही बस्ती। और कहते जैसे ही अंधेरा होता है, अंधियारा छाता है और टीन की डिबरी है, उसका प्रकाश भी क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, धीमा होता चला जाता है, मंद पड़ता चला जाता है। तो ऐसे में जो बस्ती थी वो भी क्या हो जाती है? लीन हो जाती है, अपने घरों में चली जाती है। मिट्टी और खपरे यानी कि मिट्टी और गोबर से जो बनाए गए उनके कच्चे जो घर होते हैं, मिट्टी खपरे आते हैं, कच्चे घरों के लिए आता है कि मिट्टी और गोबर से बनाए हुए जो कच्चे घर होते हैं, उसके घर आंगन में पूरी बस्ती है वो लीन हो जाती है। अर्थात गलियां हैं वो कैसे दिखती है? सुनसान, निर्जन, एकदम सन्नाटा पसरा हुआ दिखता है। सब अपने कच्चे बने मिट्टी के घरों में ही लीन हो जाते हैं, घर आंगन में चले जाते हैं। भूल गए लाला अपनी सुधी। और कहते हैं कि जब व्यापारियों के जो लाला होते हैं, जो बनिए होती हैं, बनियों के लिए आता है लाला, तो वो अपनी सुधी भूल जाती हैं, अपनी शुद्ध बुद्धि ही खो बैठते हैं, क्योंकि उनका व्यापार है वो कैसा होता है? दीपक के लौ की भांति मंदिर पड़ता चला जाता है, उनका व्यापार आगे नहीं बढ़ पाता है, वो आगे नहीं जा पाते हैं। और ऐसे में वो अपनी शुद्ध बुद्ध है उसे भुला बैठते हैं और भूल जाता है। इसके साथ ही अपना सब ब्याज और मूलधन, यानी कि जो उन्होंने जो लाचार बेबस लोग हैं, निर्धन गरीब जो लोग हैं, उनको मूलधन दे रखा हो, पैसा दे रखा हो, ब्याज पर पैसे दे रखे हैं। ऐसी लाचारी में, ऐसी बेबसी में लाला है, बनिया है, व्यापारी है, वो भी अपना ब्याज और मूलधन है वो सब कुछ भुला बैठता है। ऐसी लाचारी भरा वातावरण परिवेश है वो गांव में देखने को मिलता है। सकुच्ची सी पर चून किराने की ढेरी लग रही तुच्छ तर मतलब तुच्छ से भी तुच्छ, है ना, कम से भी कम। तो सकुच्ची मतलब है सिमट जाना, संकुचित हो जाना, सिमट जाना। परचून किराने की ढेरी, परचून की दुकानें होती हैं, किराने की दुकानें होती है, जहाँ हमारी आवश्यकताओं की सभी चीजें मिलती है, उन्हें कहते हैं परचून की दुकान है। भाई किराने की दुकान है, किराने की दुकान से आटा, दाल, तेल, घी जो भी है सब सामान हम जब अपने घरेलू जो सामान दैनिक उपयोग का जो
बाहर, और उनके मन की पीड़ा है वो अंदर बाहर उमड़ रही होती है। ऐसे लगता है कि मानो उनकी मन की पीड़ा है वो अंदर यानी हृदय में और जग बाहर, और कहते हैं कि संसार में है वो ऐसा लग रहा है कि उमड़ उमड़ कर है वो धीरे धीरे बाहर है वो आ रही हो। अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, और जो दुकान में बैठा हुआ जो बनिया है, जो लाला है, जो व्यापार करने वाला है, लेन देन का सौदा करने वाला होता है, जो गरीब निर्धन लोग होते हैं उन्हें पैसे देता है, ब्याज पे पैसे देता है, उसका मन भी ऐसा अनुभव करता रहता है हर रोज, हर प्रदोष यानी हर रोज है उसका मन है कि अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, कि अपने छोटी हस्ती के लोग हैं हम ऐसे बड़े लोगों में हमारी गिनती नहीं होती है, बड़ी हस्ती के लोग नहीं है। देखिए समाज में दो वर्ग देखने को मिलते हैं, एक पूंजीपति वर्ग होता है, एक पूंजी विहीन वर्ग होता है, एक शोषण करने वाला वर्ग होता है, एक शोषण का शिकार होने वाला वर्ग होता है। तो अपने ही उस अनुभव को कर रहा है कि हम कैसे, हमारी क्या हस्ती है, हमारी हस्ती तो बिल्कुल सस्ती है, सस्तापन महसूस करता है, छोटी हस्ती का सस्तापन, कि अपनी छोटी हस्ती का सस्तापन को वो हर पल महसूस करता है, क्योंकि गांव में उसकी जो उसका महत्व है उसे समझने वाले लोग हैं वो कम होते हैं, क्योंकि लेन देन होता ही नहीं है, लोगों के पास इतने बड़े व्यापार नहीं होते हैं, इतनी बड़ी दुकानें नहीं होते, इतनी बड़ी परचून की ढेरी नहीं लगी होती है दुकानों में, तो लेन देन है वो बिल्कुल ही कैसा होता है, टीन की डिबरी के मंद पड़ते लोग की भांति होता है, आभा की भांति होता है। तो ऐसे में वो अनुभव करता है अपनी छोटी हस्ती का सस्तापन है वो लाला बैठा बैठा अनुभव करता रहता है। जाग उठा उसमें मानो, और अचानक से उसमें है कि मानवता का स्वर है वो जाग उठता है, ओ असफल जीवन का उत्पीड़न, और अपने जीवन का जो उत्पीड़न है, अपने जीवन की जो ये कष्ट है, पीड़ाएं हैं जो उनको कष्ट मिल रहा है, उसके असफल जीवन की जो पीड़ा है उसको वो सोच रहा होता है, अनुभव कर रहा होता है, और उसमें एक मानवता है वो जाग उठती है। देने दुख अपमान ग्लानि चिर क्षुधित पिपासा मृत अभिलाषा, अभिलाषा आप सभी जानते हैं इच्छाएं होती है, कामनाएं होती है। देखिए मनुष्य बड़ा ही उसका मन चंचल होता है, एक इच्छा पूरी होती है कि 10 इच्छाएं और खड़ी हो जाती है, और दूसरी इच्छा पूरी होती है कि और इच्छाएं हैं वो जागृत हो जाती है मन में। तो ऐसा मन मानव जो मन है उसकी प्रकृति ही ऐसी होती है। तो वो कहते हैं कि दैन्य दुख, दैन्य मतलब दीनता, गरीबी वाला, दीनता, दुख, अपमान, दुख और अपमान और ग्लानि जो उसे सहन करती, चिर क्षुधित यानी कि चिर यानी कि लंबी, क्षुधित यानी कि होता है भूखा, और पिपासा यानी होता है प्यासा, भूख प्यासे उसके जो लंबी रात्रियां बीतती हैं, लंबा उसके दिन बीतते हैं, भूख प्यास के कारण आकुल होकर बीते हैं। तो ऐसे दीनता भरे दुख में वो अपने आप को बड़ा ही अपमानित महसूस करता है, अपने आप पर बड़ा ग्लानि का अनुभव है उसे होता है व्यक्ति को, और वो अपनी मृत और अपनी सारी अभिलाषाओं इच्छाओं को मरा हुआ कर देता है, अपनी इच्छाओं को मार देता है, मृत प्राय कर देता है, क्योंकि उसकी इच्छाएं पूरी ही नहीं हो पाती, उसके पास इतने साधन ही नहीं होते हैं, आर्थिक संपन्नता के जो साधन नहीं होते, इस कारण से वो भूख प्यास में रहते हो अपने मन की सारी इच्छाएं, मन की सारी अभिलाषाएं, सारी कामनाओं को मार देता है, मृत कर देता है, और अपने आप को बड़ा ही ग्लानि, अपमान और दुख से भरा हुआ दीनता में दैन्यता के भाव से भरी हुई जिंदगी का अनुभव है वो करता है। बिना आय की क्रांति बन रही, बिना आय के, कोई आय के साधन नहीं है, कमाई के कोई साधन नहीं है, पैसे की आमदनी के कोई साधन है, आय का आमदनी, बिना आमदनी के क्रांति, क्रांति यानी कि जो कलुष कालापन बनकर जो उसके जीवन पर छाई हुई है, उसके जीवन की परिभाषा, और वो उसके जीवन की परिभाषा को देखते हुए अपने सारी अभिलाषाओं को मार बैठता है, मन में ही मरोड़ लेता है उसे, जड़ अनाज के ढेर सदृश, सदृश यानी होता है समान, सदृश यानी होता है समान, तो जड़ अनाज, जिस प्रकार अनाज का जो ढेर होता है वो कैसा होता है, जड़ होता है, जड़ पदार्थ के रूप में आता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती, बस एक तरफ अनाज का ढेर लगा दिया जाता है तो वो वैसा ही रहता है। तो जड़ अनाज के ढेर के समान ही वह दिन भर बैठा रहता है गद्दी पर, एकदम मौन होकर, मुंह होकर, अपने मन की पीड़ा को, अपने अपमान को, अपनी ग्लानि को अनुभव करता हुआ अपनी गद्दी पर दिन भर बैठा रहता है, क्योंकि दुकान में कोई लेन देन करने वाला होता ही नहीं, क्योंकि गांव में आमदनी नहीं होती है, तो वो खरीदारी है वो कैसे करेंगे। तो अनाज के ढेर के समान ही वो जड़ होकर निर्जीव के भांति है वो गद्दी पर
कोड़ी यानी होता है यहाँ धन से लिया जाता है, धन, धन है पैसा, कोड़ी कहते हैं कोड़ी के भाव बिकना, बहुत सस्ता होना। तो कोड़ी की स्पर्धा, स्पर्धा मतलब होता है कि मुकाबला, मुकाबला, स्पर्धा, होड़, होड़ भी कहते हैं इसे, कि होड़, कि अब देखिए एक दूसरे से ज्यादा कमाने की जो होड़ होती है दुकानों में, छोटी दुकानों में एक दूसरे से ज्यादा कमाने की जो होड़ होती है, तो कहते हैं कि इस कोड़ी की स्पर्धा में, इस धन कमाने, इस पैसा कमाने का जो मुकाबला उनमें होता है, जो होड़ लगी हुई होती है दुकानदारों में, उसमें मर मर कर बेचारा मजबूरी में, लाचारी में, बेबसी में है, वो क्या करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, बात बात पर वो झूठ बोलता है। यहाँ तक कि खरीदारी करने आते हैं उसे वो पैसे अधिक लेकर कम तक भी देने के लिए आता है। अगले पैराग्राफ में है वो हम देखेंगे। देखिए तो वो किसके लिए, धन के लिए, पैसे कमाने के लिए, अधिक पैसे के होड़ में है, वो बात बात पर झूठ बोलने के लिए भी बेबस हो जाता है, लाचार है वो हो जाता है। तो देखिए आज की कक्षा में हमने है वो 6 पैराग्राफ है उनकी पद व्याख्या देख ली है। बाकी आगे के जो पद है उनकी व्याख्या है वो कल की कक्षा में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से वो समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आते हैं तो आप वापस से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। अगले पैराग्राफ के साथ हम कल की कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।